हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। चैप्टर नंबर 8 वाइंडिंग इन शाफ्ट्स में शाफ्ट सिंकिंग के बारे में सारी चीज़ें दी है। शाफ्ट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। रेगुलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा रेगुलेशन नंबर 76 से 75 तक पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था। रेगुलेशन 76 क्या बोलता है देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन। वाइंडिंग इंजन मैन जो रहेगा उसका अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें रेगुलेशन 76 बता रहा है हमें। उसमें सब रेगुलेशन 1 क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अनलेस ही होल्ड्स एन इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। जो भी पर्सन एज अ वाइंडिंग इंजन मैन अपॉइंट होगा उसके पास में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू द ड्राइवर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन अगर है जिसका हॉर्स पावर अप टू 30 है, या फिर स्टीम और कंप्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन विच हैज सिलेंडर नॉट एक्सीडिंग 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर। वाइंडिंग इंजन मैन का जब हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं कि इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग इंजन यूज कर रहा है और उसका हॉर्स पावर अगर 30 है या फिर उससे लेस है, अप टू 30 है, 30 से लेस है, तो उसको वाइंडिंग इंजन मतलब उसको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। या फिर स्टीम इंजन या कॉम्प्रेस्ड एयर वाइंडिंग इंजन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर उस सिलेंडर का डायमीटर 18 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर नहीं है तो भी उसको इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है उसके वाइंडिंग इंजन मैन के अपॉइंटमेंट के लिए। तो इस केस में क्या बोलते हैं, विच इज नॉट यूज्ड फॉर रेजिंग और लोअरिंग ऑफ पर्सन्स। अगर ये केसेस है, इलेक्ट्रिकल इंजन होगा या तो फिर अपना कंप्रेस्ड एयर इंजन होगा या तो स्टीम इंजन होगा, और ये इंजन जो है ये अगर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन्स पर्सन्स के लिए अगर यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ मटेरियल के लिए अगर यूज हो रहा है, तभी उसको रिलैक्सेशन दिया गया है। Provided further that after coming into force of these regulations, a first or second class engine driver certificate granted under Regulation 12 of the Coal Mines Regulation 1957 shall each also be deemed to have been granted as an engine driver certificate। जो 19 जिनके पास पुराने सर्टिफिकेट्स है जिसमें फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है एज पर CMR 1957, उसको भी हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि अगर उस पर्सन के पास में फर्स्ट और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है तो उसके पास में इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होगा एज पर रेगुलेशन 11 ऑफ इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। Where sub-regulation 2, where special difficulties exist which may compliance which make compliance with the provisions of sub-regulation 1 not reasonably practical। स्पेशल डिफिकल्टीज है जिसमें हम ये रेगुलेशन सब रेगुलेशन 1 का कंप्लायंस अगर रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है तो द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन रिलैक्स द सेड प्रोविजन। रिलैक्स कर सकता है उस इन प्रोविजंस को। मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो आपको इन राइटिंग में ये बोल सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि ठीक है आपको सब रेगुलेशन 1 मतलब इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट जिसके पास में ना होगा उसी का अपॉइंटमेंट करने के लिए जो बोल रहे हैं तो उसमें आपको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। विदाउट इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट्स के ड्राइवर का भी आप एज अ अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। Sub Regulation 3, no person other than winding engine man appointed under Sub Regulation 1 shall operate any winding engine। अगर हाँ, कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जिसके अलावा मतलब जिनका भी अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ वाइंडिंग इंजन मैन, उसके अलावा कोई भी अदर पर्सन जो है उस वाइंडिंग इंजन को ऑपरेट नहीं करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन एन इमरजेंसी एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन मे बी परमिटेड टू ऑपरेट द वाइंडिंग इंजन। इमरजेंसी के केस में
कोई दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सन को, कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी है, एनी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन मे बी परमिटेड, उसको परमिशन दी जा सकती है। सब रेगुलेशन 4, रेगुलेशन 76 का, द नेम ऑफ द वाइंडिंग इंजन मैन ऑन ड्यूटी टुगेदर विद द पीरियड ऑफ हिज शिफ्ट शैल बी पोस्टेड इन द वाइंडिंग इंजन रूम। वाइंडिंग इंजन रूम जो रहेगी उस वहां पे चिपकाया जाएगा नेम और उसका पीरियड कितने बजे से लेके कितने बजे तक उसकी शिफ्ट रहेगी, वाइंडिंग इंजन मैन का नाम और उसका शिफ्ट का टाइम पीरियड वो उसमें लिखा रहेगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ इज ऑफ द ओपिनियन दैट द ड्यूटीज ऑफ एनी वाइंडिंग इंजन मैन इज अनड्यूली arduous, he may by an order in writing require the period of his shift to be reduced to such period not less than 5 hours as he may specify। जहाँ पे उसकी जो वाइंडिंग इंजन मैन की ड्यूटी जो है वो बहुत टीडियस है, आर्डियस अगर है, तो उसमें रीजनल इंस्पेक्टर जो है वो उस पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं, 8 घंटे की शिफ्ट को वो कम भी करवा सकते हैं, लेकिन वो जो शिफ्ट होगी वो 5 घंटे से कम की नहीं रहेगी, मिनिमम 5 आवर्स उसको करना ही है। तो ये था रेगुलेशन नंबर 76 जिसमें हमको उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, वाइंडिंग इंजन मैन के अपॉइंटमेंट के बारे में। रेगुलेशन नंबर 77, न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है। व्हेन इट इज इंटेंडेड टू ब्रिंग इनटू यूज एनी न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशन फॉर लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन्स के लोअरिंग और रेजिंग के लिए अगर न्यू इंस्टॉलेशन करने का हमारा इंटेंशन बन गया है, द ओनर एजेंट और मैनेजर शाल नॉट लेस देन 60 days बिफोर सच यूज गिव नोटिस of such intention to the chief inspector and regional inspector in such forms as may be specified by the chief inspector which shall contain detailed specification of the installation। अगर हमको नया इंस्टॉलेशन करना है पर्सन्स के रेजिंग और लोअरिंग के लिए, तो उसके नए इंस्टॉलेशन के यूज के मतलब जब से वो नया इंस्टॉलेशन यूज करने वाले हैं हम, उसके मिनिमम 60 डेज पहले आप ओनर एजेंट या मैनेजर जो है चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजेंगे फॉर्म में, जो फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया रहेगा। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, द वाइंडिंग इंजन विच इज शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द अदर वन साइड टू द अदर विद इन द सेम माइन। सेम माइन में अगर कोई वाइंडिंग इंजन है जो कि वो शिफ्ट किया जा रहा है एक साइड से दूसरे साइड, एक जगह से दूसरे जगह पे, या फिर वन माइन टू अनदर, एक माइन से दूसरे माइंस में, पुराना इंजन shall be considered as new installation for the purpose of this regulation, उसको भी नया इंस्टॉलेशन ही कंसिडर किया जाएगा। आप चाहे एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठा दीजिए, या तो एक माइंस से निकाल के दूसरे माइंस में लेके चले जाइए, उसको नया इंस्टॉलेशन ही कंसिडर किया जाएगा। इफ द चीफ इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग सो रिक्वायर such additions or alterations shall be made to the installation as he may specify in the order। चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि आपका जो इंस्टॉल किया गया है इंजन है उसमें अगर कुछ एडिशन या अल्टरेशन करने हैं तो वो आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑर्डर में। ये था न्यू इंस्टॉलेशन के बारे में रेगुलेशन 77। रेगुलेशन 78 देखते हैं क्या बोल रहा है। रेगुलेशन 78 है कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। सब रेगुलेशन 1 है 78 में का, एवरी पार्ट ऑफ अ वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग हेडगियर शैल बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन एंड एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड शैल बी मेंटेन्ड इन सेफ वर्किंग ऑर्डर एंड इन केस ऑफ एनी डाउट इन दैट रिस्पेक्ट इट शैल बी रेफर्ड टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर डिसीजन। जो भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशन का पार्ट है या फिर उसमें हेडगियर भी आ गया, वो जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे वो साउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसका मतलब गुड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उसमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए और उसको मेंटेन करना है सेफ वर्किंग ऑर्डर में। और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप चीफ इंस्पेक्टर को डिसीजन के लिए रेफर कर सकते हैं। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है, द इंजन शैल बी फर्मली कनेक्टेड टू अ
रिजिड फाउंडेशन, इंजन जो भी रहेगा वो फर्मली कनेक्टेड रहेगा, किसको, एक रिजिड फाउंडेशन को कनेक्टेड रहेगा, एंड शैल बी सो डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड दैट विद द पावर प्रोवाइडेड, ऐसे डिजाइन कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करना है कि उसमें जो पावर प्रोवाइड की गई है, द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन और मटेरियल्स कैन बी कैरिड आउट विथ इज, रेगुलरिटी एंड सेफ्टी। सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है, अनलेस अदरवाइज परमिटेड इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन, every engine for winding shall be so situated in relation to the headgear that the winding rope shall not in the extreme position subtend in either direction an angle more than 1.5 degree with the plane of the sheave or pulley used in connection with the rope. रोप का और पुली का जो एंगल है शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री इन एवरी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में अगर शाफ्ट मतलब है, इंजन है, तो उसका रोप का और शीव का जो एंगल, शीव या फिर पुली, रोप का और पुली का जो एंगल है शुड नॉट बी मोर देन 1.5 डिग्री अनटिल एंड अनलेस चीफ इंस्पेक्टर आपको परमिट करते हैं किसी स्पेशल कंडीशंस में कि चलेगा, ये रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं, 1.5 डिग्री से भी ज्यादा रख सकते हैं करके, तब तक आपको उसको मेंटेन करना है, 1.5 डिग्री मैक्सिमम रहेगा। सब रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द ड्रम्स और शीव्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन का जो ड्रम का डायमीटर है एंड ऑफ द पुलीज एंड शीव्स यूज्ड इन कनेक्शन विद द वाइंडिंग या फिर पुलीज या शीव्स जो भी यूज कर रहे हैं वाइंडिंग के कनेक्शन में, अनलेस अदरवाइज परमिटेड इन राइटिंग बाय चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन, बी नॉट लेस देन 80 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द रोप। रोप का जो भी डायमीटर रहेगा उससे कम से कम 80 टाइम्स रहना चाहिए, 80 टाइम्स से मिनिमम 80 टाइम्स से कम नहीं रहेगा डायमीटर ऑफ ड्रम, शीव्स और पुली जो भी उसमें यूज हो रहा है। इन द केस वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंस्टॉल्ड बिफोर 25th डे ऑफ 1955 अक्टूबर 25 के पहले का अगर इंस्टॉलेशन है तो मिनिमम 80 टाइम्स चाहिए, और उसके बाद का अगर इंस्टॉलेशन है 25 अक्टूबर 1955 के बाद का अगर इंस्टॉलेशन है तो मिनिमम 100 टाइम्स चाहिए, उससे ज्यादा रख सकते हैं, उससे कम नहीं रह सकते हैं। क्या क्या रहेगा, ये जो भी हमारा रोप का डायमीटर है उससे ड्रम, पुली या शीव्स का जो डायमीटर है वो मिनिमम 100 टाइम्स होना चाहिए। Provided that the chief inspector may by an order in writing require that in the case any specified winding installation installed before the said date, इस डेट के पहले का अगर इंस्टॉलेशन है तो the diameter of the said drum, pulley, sheaves shall not be less than the such size as he may specify in order। आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर में बताएंगे कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए मिनिमम, किसी स्पेशल केस में 80 टाइम्स तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ अगर स्पेशल केस है इस और उसका इंस्टॉलेशन अगर ये 25 अक्टूबर 1955 के पहले का है तो चीफ इंस्पेक्टर आपको बताएंगे कि इसका डायमीटर मिनिमम इतना टाइम्स तो होना चाहिए। नेक्स्ट, provided further that where special difficulties exist which make compliance with the provision of this regulation is not reasonably practicable, the chief inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein relax the said provision। chief inspector आपको relaxation दे सकते हैं किसी special conditions में। the grooves of sheaves or pulleys used in winding installation shall be suited to the diameter of the rope। जो ग्रूव्स रहेंगे शीव्स और पुली में वो रोप का जो डायमीटर रहेगा उसको सूटेड होने चाहिए, उससे कम या ज्यादा ना रहे। एवरी पुली और शीव्स यूज्ड इन कनेक्शन विथ वाइंडिंग shall while in motion rotate in vertical plane and shall be maintained in such a condition that slipping is reduced to minimum। जो भी पुली और शीव्स रहेंगे उन जो कि वर्टिकल जब मोशन में रहेंगे तो उसमें स्लिपिंग जो है, स्लिपिंग मिनिमम रहे, ऐसे कंडीशन में उनको मेंटेन करना है, ऐसे कंडीशन में मेंटेन करना है। नेक्स्ट,
ये था रेगुलेशन नंबर 78। 79, रेगुलेशन नंबर 79 में देखते हैं फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन एट एवरी शाफ्ट इंक्लूडिंग अ शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीन संक, शाफ्ट सिंकिंग में भी और उसके बाद में भी जितने भी शाफ्ट वर्किंग में है, वेयर वाइंडिंग इज अफेक्टेड बाय इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ एन इंजन, द प्रोविजन ऑफ सब रेगुलेशन 2 टू सब रेगुलेशन 8 रिगार्डिंग वाइंडिंग इंजन शाल अप्लाई। जो भी वाइंडिंग इंजन रहेंगे उसमें वाइंडिंग जो शाफ्ट सिंकिंग रहे या तो फिर सारे ही शाफ्ट में, अगर वेयर वाइंडिंग इज इफेक्टेड बाय मींस ऑफ एन इंजन, अगर उसमें इंजन यूज हो रहा है तो आगे आने वाले सब रेगुलेशन नंबर 2 से लेके सब रेगुलेशन 8 तक सारे ही प्रोविजंस उसमें अप्लाई होंगे। तो सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, देयर शैल बी on the drum such flanges, and also if the drum is conical or spherical, such other appliances as may be sufficient to prevent the rope from slipping or coiling unevenly। जो ड्रम रहेगा वो ड्रम पे फ्लैंजेस होने चाहिए, और अगर ड्रम कोनिकल या स्पेरिकल है तो उसमें ऐसे अदर अप्लायंसेस, ऐसे सच अप्लायंसेस रहने चाहिए जो कि सफिशिएंट हो, किसके लिए, कि रोप का स्लिपिंग और कॉइलिंग हो उसको प्रिवेंट करे। अनइवन कॉइलिंग या फिर स्लिपिंग अगर होता है रोप का तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे आपको अरेंजमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए फ्लैंजेस होते हैं या तो फिर आपको कुछ अदर अप्लायंसेस वहां पे यूज करना पड़ेगा। सब रेगुलेशन 3 क्या है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर द एंड ऑफ द रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट अ रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन्ड। फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा बाकी के जितने भी वाइंडिंग्स रहेंगे उसमें रोप को इस तरीके से आपको फिक्स करना है, सिक्योरली फिक्स करना है जिसमें रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन्ड, रोप अनड्यूली स्ट्रेन ना हो। There shall be sub regulation 4, there shall be at least 2 turns of the rope on the drum when the cage or other means of conveyance is at its lowest working point in the shaft। जब भी कोई केज या कुछ जो भी कन्वेंस का मोड हम लोग यूज कर रहे हैं वो जब लोवेस्ट पॉइंट पे रहेगा तभी भी उस ड्रम पे एटलीस्ट 2 टर्न्स होने चाहिए बचे हुए रोप के। सब रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है, उसका क्लॉज ए, देयर शैल बी प्रोवाइडेड 1 or more breaks on the drum or the drum shaft which if there are 2 cages or other means of conveyance shall hold such cages and other means of conveyance when the maximum torque is applied in either direction। 1 or more breaks होने चाहिए कब, जब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा 2 केजेस या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस होगा तो उसमें जब केज या जो भी मीन्स ऑफ कन्वेंस रहेगा उसको मैक्सिमम टॉर्क अगर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उसको रोक सके। इफ देयर इज ओनली 1 केज, अगर सिर्फ एक ही केज है और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शॉल होल्ड द लोडेड केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन मिड शाफ्ट व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड डाउनवर्ड्स। या फिर ब्रेक किस तरीके का होना चाहिए, अगर एक ही केज है या एक ही अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस है तो उसमें उसको लोड करके, वो केज को लोड करके बीच में मिड शाफ्ट में उसको मैक्सिमम टॉर्क में अप्लाई करने के बाद में भी उसको रोक सके, इस तरीके का होना चाहिए। क्लॉज बी क्या बोलता है, एटलीस्ट 1 of the brakes shall be so designed that the brake remains at the on position except when operated। उसमें से एटलीस्ट एक ब्रेक तो ऐसे डिजाइन होना चाहिए जो कि ब्रेक दैट द ब्रेक रिमेन्स एट द ऑन पोजिशन एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड। ब्रेक जो है वो ऑन पोजिशन में होना चाहिए जब तक उसको ऑपरेट ना किया जाए। When the brake or brakes are power operated, जब ब्रेक पावर ऑपरेटेड रहेगा एटलीस्ट 1 of them shall be arranged to be applied automatically at all times if the power supply fails। तो ब्रेक अगर पावर ऑपरेटेड है तो उनमें से एटलीस्ट एक ब्रेक तो भी ऐसे अरेंज करना पड़ेगा हमें कि अगर पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो उसमें उस केस में वो ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। क्लॉज डी क्या बोल रहा है, द ब्रेक ऑफ द ड्रम शैल बी यूज्ड only for the purpose of keeping such drum stationary
नॉट फॉर लोअरिंग द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस। ब्रेक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसको स्टेशनरी रोकने के लिए, मतलब कंप्लीटली रोकने के लिए यूज होगा। लोअरिंग के टाइम पे ब्रेक यूज नहीं होगा, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर इंजन इज टू बी वर्कड एट वेरी लो स्पीड as when examining the winding rope of the shaft until and unless। इस केस में रिलैक्सेशन कब है, आप ब्रेक्स को यूज करके वाइंडिंग इंजन को लोअर कर सकते हो जब इंजन जो है वो बहुत कम स्पीड में हमको अप्लाई करवाना यूज करवाना है, वर्क करवाना है, जब आपको वाइंडिंग रोप का एग्जामिनेशन करना हो या तो शाफ्ट का एग्जामिनेशन करना हो उस केस में। सब रेगुलेशन 6 क्या बोल रहा है, वेयर द वाइंडिंग इंजन इज वर्कड बाय स्टीम और कॉम्प्रेस्ड एयर। वाइंडिंग इंजन स्टीम या कॉम्प्रेस्ड एयर से अगर मतलब ऑपरेट किया जा रहा है, अ स्क्रू स्टॉप वॉल शैल नॉट बी यूज्ड एज कंट्रोलिंग वॉल ऑफ द इंजन। तो उस केस में स्क्रू स्टॉप वॉल जो रहेगा, स्क्रू स्टॉप वॉल वो यूज नहीं होगा, शैल नॉट बी यूज्ड एज कंट्रोलिंग वॉल के तौर पे वो यूज नहीं होगा। सब रेगुलेशन 7 क्या है, एवरी इंजन शैल बी इक्विप्ड विथ अ रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर इन एडिशन टू एनी मार्क ऑन द रोप। एक डेप्थ इंडिकेटर उसमें रहेगा शोइंग टू द वाइंडिंग इंजन मैन को जो दिखाते रहेगा द पोजिशन ऑफ द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस ऑफ इन द शाफ्ट। वाइंडिंग इंजन मैन को पोजिशन दिखाते रहेगा एंड एन ऑटोमेटिक डिवाइस that will ring the bell in the engine room when the ascending cage or other means of conveyance is at a distance not less than 2 revolutions of the drum from the top of the shaft। और उसमें एक बिल और एक ऑटोमेटिक डिवाइस लगा रहेगा जो कि बेल रिंग करेगा जब जो केज जो है वो केज टॉप से 2 रिवॉल्यूशंस दूर है, तो वो बेल रिंग होनी चाहिए वाइंडिंग इंजन रूम में। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 8 क्या है, 8 क्या बोल रहा है, रेगुलेशन नंबर 79 का डेप्थ इंडिकेटर रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 7 शैल बी टेस्टेड आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप। वाइंडिंग रोप में जब भी रिप्लेसमेंट करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद में आपको जो डेप्थ इंडिकेटर है वो डेप्थ इंडिकेटर को टेस्ट करना पड़ेगा हर बार जब भी आप वाइंडिंग रोप का एडजस्टमेंट या रिप्लेसमेंट करेंगे। तो दिस इज इट गाइस, वाइंडिंग इंजन के रिलेटेड हमने अभी रेगुलेशन नंबर 76, 77, 78, 79 4 रेगुलेशन देख ली है। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।